और मैं वापस से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल यूपीएससी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इससे पहले हमने प्रस्तावना कवर कर ली है, संविधान की विशेषताएं कर ली हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो आप पहले उन वीडियो को देख के आइए, तो आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो संविधान का भाग 1 मतलब भाग 1 में आर्टिकल 1 to 4 दिए गए हैं। ठीक है, जो हमारा जो भाग 1 है उस भाग में आर्टिकल 1 to 4 दिए गए हैं। इसमें हमें समझाया गया है कि कैसे नए राज्यों का गठन किया जाए। ठीक है, कैसे कोई नए राज्य भारत में मिलाए जाएं। ठीक है, और कैसे जो भी नए राज्य है पुराने राज्यों के अंदर चेंज किया जाएगा तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये भी भाग 1 में आर्टिकल 4 के अंतर्गत लिखा गया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 to 4 के राज्य क्षेत्र के बाहर अनुच्छेद 1 के अनुसार। अब हम आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का एक संघ है। याद रखिएगा क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है, ए यूनियन ऑफ स्टेट। बहुत जगह पे ये लिखा हुआ आएगा कि भारत राज्यों का संघ है या भारत संघ राज्यों का भारत है, मतलब इस तरीके से आपको घुमाया जा सकता है क्वेश्चन में। बट आपको ध्यान रखना है, फंसना नहीं है, ये लाइन को अच्छे से याद रख लेना है कि भारत राज्यों का संघ है, ये हिंदी में और इंग्लिश में ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ध्यान है कि भारतीय परिसंघ राज्यों के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जो अमेरिका है उस अमेरिका के अंदर क्या होता है, जो बहुत सारे छोटे छोटे जो राज्य थे उन्होंने मिलकर आपस में एक बड़ा देश बनाया था। पर हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत के अंदर क्या था कि पहले हमारा भारत बना है, ठीक है, उस भारत के अंदर फिर अन्य राज्यों का गठन किया गया है। जिस तरीके से आप देख सकते हो कि अभी आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना है, जिस तरीके से आप देख सकते हो महाराष्ट्र से गुजरात बना है, उसी तरीके से अन्य जो राज्य हैं वो एक दूसरे से अलग होकर बने हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो भारत है वो बना है। तो अब इसमें दिया गया है कि जो आर्टिकल 1 मैंने आपको बता दिया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है, जो कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। प्रशासनिक सुविधा के लिए देश में राज्यों को बांटा जा सकता है, ठीक है, किंतु कोई राज्य स्वतंत्र नहीं हो सकता है क्योंकि पूरा देश एक अखंड इकाई है। ठीक है, ये याद रखना। फिर इसी की जो आर्टिकल 1 है इससे रिलेटेड ही हमारी अनुसूची 1 है, और अनुसूची 1 में क्या लिखा गया है? भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करती है। ठीक है, अनुसूची 1 क्या करती है कि भारत के जो राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों को क्या करती है? विनिर्दिष्ट करती है। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्रों में क्या क्या आता है? राज्यों के राज्य क्षेत्र, ठीक है, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटीज, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। यानी कि भारत में जो सपोज कर कोई अगर जैसे हम कल को किसी दूसरे देश से अपने देश में कुछ जो अर्जित करते हैं, कुछ राज्य या फिर कुछ एरिया को मिला लेते हैं तो उससे हम नया राज्य बनाएंगे, वो भी अनुसूची 1 के अंदर सम्मिलित है। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संघ में कुल मिलाकर 28 राज्य, 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, आर्टिकल 2 आ जाओ। आर्टिकल 1 समझ में आया अच्छे से। आर्टिकल 2 क्या कहता है? संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। क्या कहता है कि सपोज कीजिए जैसे ये भारत है, हमारा प्यारा भारत देश है, ये देखिए आप देख सकते हो। और भारत जैसे कल को अगर हम यहाँ पे किसी अन्य देश से अगर हम ज़मीन अपनी कब्जा के और यहाँ पे अगर हम उसको अपने अंदर मिलाते हैं या फिर कोई समझौते से हम किसी दूसरे देश के साथ में अगर कोई ज़मीन को हम समझौते से अगर भारत में मिलाते हैं तो उसको मिलाने के बाद में अगर ये चीज़ लिखी गई है तो उसमें जो राज्य बनेगा तो उसके लिए कहाँ पे लिखा गया है? आर्टिकल 2 में। याद रखना, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 कहता है कि राज्य जो हमारा भारत राज्यों का एक संघ है, ये आर्टिकल 1 कहता है। आर्टिकल 2 ये कहता है कि कोई दूसरे देश या कहीं से हम ज़मीन अगर भारत में मिलाते हैं तो उससे जो राज्य बनेंगे, ये याद रखने वाली बात यहाँ पे है कि आर्टिकल 2 के अंदर दूसरे देश से अगर हम कोई ज़मीन लेके और उससे फिर कोई नया राज्य बनाते हैं उसके बारे में दिया गया। फिर वहीं आप आ जाइए आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के अनुसार संसद साधारण बहुमत, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी यानी सपोज कीजिए हमारे लोकसभा में कोई बिल पास करते हैं तो उसमें साधारण बहुमत क्या होता है? सपोज कीजिए जैसे 543 अभी इस समय पे मेंबर हैं, उस दिन सपोज कीजिए किसी दिन बिल पास करने के लिए वहाँ पे 250 लोग आते हैं। ठीक है, तो 250 लोग आते हैं, या फिर आप मान के चलिए 250 ना करके आप ये मान लीजिए 300 लोग आए हैं। ठीक है, 300 लोग उपस्थित हैं उस दिन। अगर हमें ये बिल पास करना है कोई नए राज्य बनाने के लिए, अब ये किसके तहत मैं बता रहा हूँ आपको? आर्टिकल 3 के तहत बता रहा हूँ। किसमें? आर्टिकल 3। यानी ऑलरेडी जो कोई एक स्टेट बना हुआ है और स्टेट बना हुआ है उसके अंदर से कोई एक और स्टेट बनाना है, तो उसके लिए अगर बिल पास आ रहा है तो साधारण बहुमत से होता है। तो 300 का उस दिन सपोज करो लोकसभा में 300 लोग आते हैं तो हमें इसमें 51% लोगों का हाँ चाहिए। ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी यानी 151 लोगों ने अगर कह दिया कि हाँ बना दो तो वो स्टेट बन जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। ये आर्टिकल 3 के अंदर क्या गया कि ऑलरेडी जो हमारा देश है उसमें कुछ अगर चेंज करना है, कुछ स्टेट्स बनाने हैं, वो जो स्टेट का नाम चेंज करना है या उसकी कोई सीमा एरिया वगैरह चेंज करनी है
तो वो चीज़ आर्टिकल 3 में लिखी गई है, ठीक है। किस मेजॉरिटी से लिखा जाता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। ये देखो इसमें भी लिखा हुआ है कि किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या फिर नाम में परिवर्तन करना होता है। तो अब आपको पूछा जाएगा कि भाई इसकी प्रोसेस क्या होती है, तो इसकी प्रोसेस ये होती है कि सबसे पहले अगर कोई इस तरीके से बिल लेके आते हैं कि जो एग्जिस्ट राज्य है, जैसे मान के चलिए आप कल को ये आंध्र प्रदेश ही मान लीजिए, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है, इस आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये तेलंगाना बना, ठीक है, ये तेलंगाना बना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, ये एक पूरा आंध्र प्रदेश है। अब सबसे पहले यहाँ पे राष्ट्रपति बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे कोई भी मंत्री जो ये बिल लेके आ रहा है, वो मंत्री पहले प्रधानमंत्री को ये चीज़ बताएगा, सॉरी प्रधानमंत्री को नहीं, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति यहाँ पे हैं, राष्ट्रपति के पास में वो मंत्री आएगा और राष्ट्रपति से वो पहले ये चीज़ बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे मैं बिल लेके आ रहा हूँ और मेरे को परमिशन चाहिए आपकी कि मैं इसे लोकसभा में कल मतलब लोकसभा में पेश करना चाहता हूँ। तो पहले मंत्री सबसे पहले किससे परमिशन लेगा, राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति से परमिशन लेने के बाद में राष्ट्रपति उस बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करवाएगा कि भाई ऐसे ऐसे ये फलाना फलाना मंत्री है और ये इस बिल को पास करवाना चाहता है, ठीक है। तो जब इस चीज़ को है तो एक बात, तो लोकसभा में फिर इस तरीके से पहुंच जाता है और लोकसभा में पहुंचने के बाद में बिल फिर जिस स्टेट के बारे में नाम चेंज किया जा रहा है, जिस स्टेट के बारे में सीमा में चेंज किया जा रहा है, तो उस स्टेट से परमिशन ली जाती है, ठीक है। तो अब इस स्टेट के अंदर वो जो वहाँ की विधानसभाएं जो होती हैं उनसे पूछा जाएगा। तो पर ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ की विधानसभा इसको हाँ बोले ना बोले, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। एक नियत अवधि के अंदर वो वापस से लोकसभा के पास में आ जाता है। अब ये मैटर नहीं करता है उन्होंने हाँ बोला ना बोला, अगर वो ना भी बोलते हैं तो भी लोकसभा के पास अधिकार है कि वो उसको पास कर देगी, और अगर वो ना बोलते हैं तो भी लोकसभा के पास में है कि वो उसको पास कर देगी। ये इस तरीके से प्रोसेस रहता है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आर्टिकल 3 के अनुसार संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र में सीमा में या नाम में परिवर्तन कर सकती है, किंतु इसके लिए संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यदि विधेयक किसी राज्य क्षेत्र की सीमा या नाम में परिवर्तन से संबंधित है तो राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल को राय हेतु भेजेगा, किंतु राष्ट्रपति या संसद विधानमंडल की राय से प्रतिबद्ध नहीं होगा, ठीक है। याद रखना, यह आबद्ध प्रतिबद्ध नहीं होगा। यदि विधानमंडल नियत अवधि या अनुज्ञात अवधि में अपनी राय नहीं देती है तो भी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। याद रहेगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, देखिएगा, ठीक है। संसद द्वारा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत बनाई गई किसी भी लॉ को आर्टिकल 368 के प्रयोजन के लिए संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। याद रखना है, ये आर्टिकल 4 कहता है। तो सभी को समझ में आ गई होगी। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 2 ये कहता है कि किसी दूसरे देश से अगर आप मिला के लेके आते हो तो उसमें राज्य बनाएंगे तो उसे कैसे, उसके क्या प्रावधान रहेंगे। आर्टिकल 3 ये कहता है कि ऑलरेडी जो स्टेट बने हुए या ऑलरेडी जो भी राज्य बने उनके नाम, सीमा या फिर किसी भी चीज़ में परिवर्तन करना है तो फिर वो आर्टिकल 3 के तहत रहेगा। और आर्टिकल 4 ये कहता है कि 2, 3 में जो भी परिवर्तन कर रहे हो उसे संशोधन नहीं माना जाएगा। तो अब क्या होगा, मैं आपको एक केस से पहले समझाता हूँ, इससे आगे बढ़ने से पहले। एक बांग्लादेश है जो फिलहाल में बांग्लादेश है, पहले पाकिस्तान कहलाता था, ठीक है। तो वहाँ के एक हमारे जो वेस्ट बंगाल है इधर की तरफ एक बेरूबाड़ी नाम से जगह है, ठीक है। ये बेरूबाड़ी नाम से जगह है। तो यहाँ पे क्या होता था, ये जगह इस तरीके से थी, ठीक है, जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, और ये बाउंड्री हमने यूँ खींची गई थी। तो हमने क्या सोचा, सपोज कीजिए ये सीमा है आधी, ये वाली जो ज़मीन है, ये जो ज़मीन हमारी है ये तो हम इनको दे देते हैं, और इनकी ज़मीन हमारे यहाँ है, ये हम अपने पास रख लेते हैं। तो इससे क्या होगा, ये बाउंड्री एक सीधी बन जाएगी। तो जो पेट्रोलिंग हमें यूं करनी पड़ रही थी, जिसके बाद बहुत दिक्कत आ रही थी, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में बदल जाएगी। तो इसके चक्कर में हमने क्या किया कि कुछ ज़मीन हमने उनको देनी चाहिए और कुछ उनकी ज़मीन हमने अपने अंदर लेनी चाहिए। तो अब ये केस कहाँ गया, बेरूबाड़ी मामले, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास में गया कि किसी ने कहा कि यार ऐसे हम अपनी ज़मीन किसी को दे देंगे बिना संशोधन के। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में बेरूबाड़ी में ये फैसला सुनाया गया कि अगर आप किसी भी ज़मीन को दूसरे विदेशी राज्य के अंतर्गत देते हो, चाहे वो आप सीमा सुधार के नाम पे ही दो, चाहे वो आर्टिकल 2, 3 के नाम पे ही दो, उसके लिए आपको प्रॉपर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और वो भी सिंपल मेजोरिटी से नहीं, वो भी आपको एक विशेष बहुमत के साथ में, यानी कि 2/3 जो मेजोरिटी होती है उसके तहत ही आप पूरा संशोधन करके संविधान में, उसके बाद में ही आप उस जमीन को दूसरे देश को दे सकते हो या दूसरे देश की उस जमीन को आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है। ये किस में कहा गया था, बेरूबाड़ी मामले में। मैं इसको आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बेरूबाड़ी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राय के लिए प्रश्न आया कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं में परिवर्तन की संसद की शक्ति क्या किसी राज्य या उसके भूभाग को विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति में निहित है। तो न्यायालय ने कहा कि संसद साधारण विधि द्वारा ऐसा नहीं कर सकता है। याद रखना, संसद साधारण विधि द्वारा नहीं कर सकता, पर आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करके कर सकता है, ठीक है। अतः संसद द्वारा 9th संविधान संशोधन पारित करके बेरूबाड़ी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को, यानी जो उस समय पे अभी ये जो बांग्लादेश तो अब बना है, उस समय तो जो बांग्लादेश तो पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान को सौंपा गया। 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भी कुछ भारतीय बांग्लादेश, कुछ क्षेत्र को बांग्लादेश को सौंपा गया था और कुछ बांग्लादेश का क्षेत्र हमने भारत ने लिया था, ठीक है, सीमाओं को सुधारने
करने के लिए। याद रहेगा ये बेरुवाड़ी केस क्या हुआ था कि अगर हमें कोई भी अपनी सीमा किसी को देनी है तो उसके लिए आर्टिकल में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ भाई साहब, भाषाई राज्य के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, यानी कैसे राज्य बने, कैसे क्या हुआ, कुछ नहीं। ठीक है, इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग तेजी से बढ़ने लगी। ठीक है, तो इसके लिए भाई साहब क्या हुआ था कि जो संविधान सभा थी कि उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने 27 नवंबर 1947 को कि भैया किस आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए, उसके लिए एक समिति बनाई गई जिनके अध्यक्ष थे एस के धर। ठीक है, 4 सदस्य समिति थी। भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किस तरीके से किया जाएगा, आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को प्रस्तुत अपने रिपोर्ट में भाषा की जगह ये 4 चीज़ें बताई गई थी। क्या कि प्रशासन को प्राथमिकता दी जाए, ठीक है, उस जगह की भौगोलिक को प्राथमिकता दी जाए, वित्तीय यानी कि उस जगह पे कैसे धन के स्रोत हैं, क्या है, सबके बारे में उनको ध्यान में रखा जाए, और विकास की सुविधा देखी जाए। ठीक है, इस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, ना कि किसी भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस कार्य समिति ने भी राज्य के पुनर्गठन के संदर्भ में धर आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर एक और फिर कमेटी बनाई कि चलो ठीक है, जो धर आयोग ने कहा है कि उसको वापस से जांचने के लिए या एक नई तरीके से चीज़ों को जानने के लिए एक नई समिति बनाई गई जिसको जेवीपी समिति कहता था, जिसमें 3 मेंबर थे, जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी और पट्टाभी सीतारामैया जी। ये 3 लोग थे जिनके कारण से समिति पैनल में इसका नाम जेवीपी रखा गया था। याद रखना कि सबसे पहले धर आयोग बना था, धर आयोग के बाद में जेवीपी आयोग बना है एक, तो ठीक है। तो इस समिति ने 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसने भी कह दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। इसमें मेन फोकस इन्होंने यही किया कि प्रशासन, भौगोलिक, वित्तीय विकास। याद रखना, धर आयोग और जेवीपी दोनों समिति ने मना कर दिया था कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे, इन आधार पर राज्य बनेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ, तेलुगु भाषाई के जो भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य के गठन की मांग का समर्थन करते हुए एक पोटिश्री रेमल्लू ने आमरण अनशन आरंभ कर दिया। ठीक है, जिनकी 56 दिनों बाद में 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई। फलस्वरूप प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषाओं के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। उस समय पे इतनी ज़्यादा आग फैली थी भाषा के आधार पर कि हमें राज्य चाहिए कि वहाँ पे एक श्री रामुलु करके जो समर्थक थे वो मतलब आमरण अनशन पे बैठ गए जब तक हम भाई खाना पानी सब छोड़ देंगे कि भैया हमें राज्य चाहिए। तो फिर क्या हुआ, 56 दिन तक तो वो रहे, उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद एक बहुत ज़्यादा ये जो बात थी बहुत ज़्यादा फैल गई, जिसके कारण से प्रधानमंत्री जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन ही करने लगा। अब जब भाषा के आधार पर पहली बार आंध्र प्रदेश राज्य बन गया तो उसी आधार पर अन्य जो राज्य थे वो भी मांग करने लग गए कि हाँ भाई हमें भी अपना एक राज्य के आधार पर ही स्टेट्स चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया फिर 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली आयोग की अध्यक्षता में 3 समिति, जिसके अन्य सदस्य कौन कौन से, के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, ये याद रखना, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर ये दोनों तो इनके मतलब सदस्य थे और इनके जो हेड थे वो थे न्यायमूर्ति फजल अली। ठीक है, याद रखना ये फजल अली आयोग आया। फिर फजल अली आयोग ने ये कहा कि राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट के आधार पर फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, याद रखना जिस तरह कोई भी चीज़ बनानी होती है तो हमें एक्ट लेके आना पड़ता है ना, तो उसी तरीके से अब जब स्टेट बनाने तो हम एक एक्ट लेके आएंगे, तो वो एक्ट था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। बहुत बार पूछा जाता है कौन सा एक्ट था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम एक्ट। ठीक है, और इस अधिनियम के अनुसार संविधान में 7वां संशोधन किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा संविधान संशोधन किया, 7वां संशोधन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें वापस मैं आपको ओवरऑल समझा देता हूँ कि एक बार सबसे पहले कौन सी धर आयोग आया था जिसने मना कर दिया था कि भैया भाषा के आधार पर नहीं होगा, फिर जेवीपी आया, फिर उसके बाद में फजल अली आया। अब इनको क्या कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। जो धर है, याद रखिएगा, एक इंसान ने कहा धरो जेव में फैजल को। ठीक है, धरो जेव में फैजल को, धरो से धर हो जाएगा, जेव में जेवीपी हो जाएगा और फैजल को फैजल हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया कि जिस तरीके से ये देखो यहाँ पे दिया गया इसके धर आयोग 27 नवंबर 1947 में बनाई गई थी और इन्होंने रिपोर्ट यही पेश की। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप बस इसमें ये याद रख लीजिए कि ज़्यादा, क्योंकि डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं पूछी जाती है, मेन यही पूछा जाता है कि कौन पहले धर आयोग, जेवीपी, फिर फजल अली आयोग। ठीक है, उसके बाद मैं आपको परीक्षा दृष्टि से पढ़ा देता हूँ कि भारत में राज्यों और राज्य क्षेत्रों में किस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया। याद रखना, राज्य क्षेत्र अगर अनुसूची पूछी जाए तो कौन सी, प्रथम अनुसूची में। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन क्षेत्र आते हैं, राज्यों के राज्य क्षेत्र तो जो है वो स्टेट तो आते ही हैं, फिर उसके बाद में यूटी भी आती हैं, उसके बाद में भारत द्वारा कोई अर्जी है उसको भी वो भी आता है। ठीक है, किसी राज्य के क्षेत्र के नाम या सीमा में परिवर्तन करने के लिए विधेयक किसी सिफारिश संसद में प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति की। याद रखना, सबसे पहले किसकी सिफारिश होती है, अगर सपोज करो किसी एरिया या सीमा में चेंज करना है तो उसके लिए राष्ट्रपति की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। याद रखना, बहुत बार ये पूछा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राज्यों को संघ घोषित किया गया, आर्टिकल 1 के तहत। ठीक है, किसने कहा कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम और प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है, जी ऑस्टिन है। ठीक है, जी ऑस्टिन से याद रहेगा ना आप लोगों को।
तो जी ऑस्टिन ने ये कहा था, ठीक है। तो उसके बाद में आप आ जाइए, कहाँ गया है अपन, यहाँ तो ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। भारत में किसकी सर्वोच्चता स्थापित की गई है? तो ये पता ही होगा आपको संविधान की। किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति किसकी राय से प्रेषित किया जाता है? तो संबंधित राज्यों के विधानमंडलों की, ठीक है, याद रखना, संबंधित राज्यों के विधान। संसद किसी नए राज्य के निर्माण, संघ प्रवेश के नाम में आदि में परिवर्तन किस प्रकार बहुमत से कर सकती है? याद रखना, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से। संसद किस प्रकार किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है? याद रखना, संविधान में संशोधन करके। साधारण से नहीं, संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा अगर आप अपने भूभाग किसी और को सौंपते हो या उनसे लेते हो। 9वें संविधान संशोधन का संबंध किस मामले से था? याद रखना, बेरुबाड़ी। मैंने आपको बताया था ना कि बांग्लादेश का एक जो एरिया था बेरुबाड़ी करके, वो 9वीं संविधान संशोधन, उनको हमने जमीन अपनी कुछ दे दी, फिर जमीन ले ली, तो ये बेरुबाड़ी मामले के अंतर्गत हुआ था। 9वीं संविधान संशोधन में भारत में कौन सा राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया था? याद रखना, बेरुबाड़ी राज्य क्षेत्र। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किसकी अध्यक्षता की 4 समिति भाषाई प्रांत के लिए गठन की थी? न्यायमूर्ति एस के दर याद है, उसके बाद फिर जेवीपी आया था। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा राज्य के पुनर्गठन के सुझाव हेतु गठित जेवीपी समिति ने क्या मुख्य सुझाव दिए थे? भाषाई आधार पर राज्य को पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था, पहला तो ये था, किंतु उसके साथ ये भी सुझाव दिया था कि अन्य संदर्भ में व्यापक जनाग्रह के विचार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोगों की फिर बात ही नकार दो आप, उनकी भी जनाग्रह जो है उन पर विचार करना चाहिए। तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए आमरण अनशन के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? ये श्री रामुलु जी की, याद रखना, ठीक है। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि चलो ठीक है, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया था और इस अधिनियम के अनुसार संविधान में 7वां संशोधन किया। पर अब बात किया जाए मूल संविधान में क्या था? मूल संविधान में राज्यों की 4 श्रेणी थी, क ख ग घ, ठीक है। इन्हें खत्म करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठन कर दिए गए। याद रखना, पहले अगर देखा जाए तो आज़ादी से पहले जब हमारा संविधान बना था तो उस संविधान में किस तरीके से मूल प्रावधान था जो स्टेट्स के, तो उसमें 4 मतलब श्रेणियां बनी हुई थी, ठीक है, क ख ग घ यानी ABCD, और उसके अंतर्गत स्टेट्स थे, ठीक है। तो उनको तो खत्म कर दिया, फिर एक एक्ट लेके आया, कौन सा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इसके लिए कौन सा संशोधन किया? 7वां संशोधन, और फिर उसमें के हिसाब से 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र प्रदेशों का गठन किया गया, ठीक है। ये याद रखना, ये क ख ग घ तथा फजल अली आयोग ने राज्यों के इस वर्गीकरण को समाप्त कर भारतीय राज्यों को 16 संघ और 3 राज्य क्षेत्रों में विभाजित करने का सुझाव दिया था, पर रियल में हुए कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ये याद रखना। उक्त अधिनियम के प्रावधान के पश्चात भी नए राज्यों के गठन का क्रम जारी था, किंतु 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962, याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द्वारा पांडुचेरी को भारत में केंद्र शासित राज्य बनाया गया। अगर पूछ लिया जाए भाई साहब कौन से संविधान संशोधन के तहत पांडुचेरी को भारत का भाग बनाया गया, तो वो था 14वां, ठीक है, और कब? 1962 में, ठीक है, याद रहेगा 1962 में। ध्यातव्य है कि 1954 में, अब 1954 में जो फ्रांस के उपनिवेश पांडुचेरी थे, तो जो फ्रांसीसी उपनिवेशी जो पांडुचेरी आज बोला जाता है, उसमें 3 भाग आते हैं, माहे, यनम और कारिकल, ठीक है। इनको हमने भारत में मिला लिया था, ठीक है, याद रखना, कब? 1954 में। और 1961 में सैनिक कार्रवाई ऑपरेशन विजय द्वारा गोवा, दमन एवं दीव को पुर्तगालियों से हमने मुक्त करवा दिया है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमने गोवा, दमन एंड दीव, ये जो 3 हैं, इन तीनों को किससे लिया? पुर्तगालियों से। किससे? पुर्तगालियों से, ठीक है, याद रखना, पुर्तगालियों से हमने लिया। और पुर्तगालियों से कब लिया? 1961 में। और कौन सा ऑपरेशन किया था हमने? ऑपरेशन विजय। विजय क्यों करना है? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना कि मेरे को भैया गोवा जाके विजय करके आनी है, तो आप समझ सकते हो ना कैसे विजय करके आनी है गोवा में, तो बस ये याद रखना, गोवा में इन्हें विजय करके आनी है, ठीक है। उस संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया 1960 में। 15वें राज्य के रूप में गुजरात का गठन किया गया, जो मुंबई प्रांत था, उस मुंबई से गुजराती भाषा के आधार पर उसको अलग करके गुजराती स्टेट बना दिया। 1963 में असम से अलग करके नागालैंड बन गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे सारे राज्य दिए गए हैं, जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जिन चीज़ों को पढ़िए। उसके बाद में आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो ये टेबल बनी हुई है, इस टेबल को याद कीजिए। जैसे आंध्र प्रदेश कब बना? 1 अक्टूबर 1953, गुजरात बना 1960, तो आपको थोड़ा सा क्रम पता होना चाहिए, तो मैं आपको याद करने का थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ। 1953 में जब सबसे पहले जो धरा आपको पता है, सबसे पहले क्या बोलते हैं, अपने धर आयोग बना था। धर आयोग के बाद में कौन बना? जेवीपी बना। जेवीपी के बाद में क्या बना आपको पता होगा? फजल अली आयोग बना, ठीक है, फजल अली आयोग। पर इसके बीच में क्या हुआ था? यहाँ पे एक पट्टाभी सीता रमैया करके जो चाहते थे, जिन्होंने आमरण अनशन किया, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके कारण से 1953 में हमें आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। उसके बाद में फजल अली आयोग आया। फिर उसके बाद में जो 7वां संविधान संशोधन हुआ, जो 7वां
संविधान संशोधन हुआ, आपको पता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 7वां संशोधन 1956। तो 1956 में फिर अन्य स्टेट्स को दर्जा दे दिया गया था। तो अगर देखा जाएगा तो 56 के बाद में अन्य स्टेट्स बन रहे हैं, पर 56 में और जेवीपी और फजल के बीच में सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था, जो कि किसके तहत बना था, भाषा के आधार पर। अब आपको ये 1953 याद रहेगा, गुजरात आपको 1960 याद रहेगा, क्योंकि यार अगर आपको 60 गार्ड अच्छे से बिजनेस में सीखना है, 60 गार्ड सीखनी है अच्छे से, तो आपको भाई साहब गुजरात जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आप आ जाओ नागालैंड में 63, ठीक है। तो नागालैंड के लिए आपको 63 याद रखना पड़ेगा। अब याद रखना, जो हरियाणा है उसमें जो भैंस चराते हैं लोग, वो ऐसे करते हैं 6-6, अरे काई छः, तो 6-6 याद रखना, तो 6-6 से हरियाणा याद रहेगा। उसके बाद में आप आ जाओ हिमाचल प्रदेश में 71 और 72, ये हिमाचल से ह से 2 ह याद रखने हैं आपको 71 और 72 में, एक तो ह से हिमाचल, एक से मेघालय, त्रिपुरा और त्रिपुरा, ठीक है। ये 1971 में तो बना हिमाचल, और मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये बने 72 में, ठीक है। तो बेहतर करना था हमें किसको, तो जो बादल आते हैं उनको बेहतर करना था, एक मणि मिल गई, उस मणि को बेहतर करना था, और 3 पुरा होते हैं ना, अलग अलग गांव होते हैं, पुरा को गांव बोला जाता है, तो इन 3 पुराओं को बेहतर बनाना था। तो इसलिए 72 से 3 याद रखना, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है। हिमाचल 71 से याद हो गया। अब सिक्के, अब आ जाओ कि जब हम कोई सिक्का चाहिए होता है तो कहते हैं ना यार 100 रुपये का नोट ले लो और मुझे सिक्के दे दो, तो एक इंसान ने कही 75 सिक्के दूंगा, तो सिक्किम कब बना, 1975 में, ठीक है। उसी तरीके से गोवा का अगर देखा जाए तो 87, मतलब 87 में आपको पता हो तो इसमें 8 को 8 बोल सकते हैं, 8 और 7, तो आपको 8 लगी हुई है कि कोई भी दोस्त ज़्यादा साथ में मत जाओ, तो 87 ऐसे याद हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ उत्तराखंड तो आपको पता ही होंगे, 2000 रुपये में आप ये मान के चलिए कि 2000 रुपये का नोट आया, उस समय छत्तीसगढ़ और झारखंड बन गए। फिर सॉरी, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों 2000 रुपये के जब नोट आया था तब बन गए। तो 2000 नोट से आप याद रख सकते हो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये खंड याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद में तेलंगाना 14 याद रखना, 2014 में तेलंगाना बना, ठीक है। हिंदी भाषा को अलग हरियाणा राज्य बना दिया, चंडीगढ़, आप इसी तरीके से इसको पूरे को पढ़ेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के बारे में बताएंगे, तो आप इसको आप स्किप भी कर सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो किस स्टेट कब बना उसकी आप यहाँ पे डिटेल एक टेबल में दी गई है, उससे आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में आए, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख थे। अभी 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, ये राज्य नहीं, ठीक है। ये याद रहेगा आपको। ये आर्टिकल 239A के अनुसार जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जबकि अनुच्छेद 239 के अनुसार लद्दाख बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। याद रखना, जम्मू कश्मीर में तो विधायिका बनाई गई, विधानसभा बनाई गई, पर जो लद्दाख बना था उस लद्दाख में विधायिका नहीं बनी। 239 याद रखना, 239, ठीक है। हाल ही में जो दादर एवं नागर हवेली एवं दमन एंड दीव है, इनको भी एक विधेयक लेके आया है, इनको एक कर दिया गया, आपस में जोड़ दिया गया, और अब इसका संयुक्त नाम हो गया दमन एवं दीव और दादर नागर हवेली, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद में आप करते हैं, इस प्रकार वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। 69 संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संघ क्षेत्र में दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया, ठीक है। उल्लेखनीय है कि संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। याद रखना, दिल्ली का जो वो प्रशासन है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। आप ये टेबलों को पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद में आ जाओ आप क्षेत्रीय काउंसिल्स। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अब स्टेट तो आपने बना दी है, अब स्टेट बना दी तो स्टेटों के बीच में भाई साहब एक अच्छे से कोलैबोरेशन भी चाहिए। तो अब क्या किया गया, इतना बड़ा स्टेट है यार, अब चारों तरफ की तरफ स्टेट ही स्टेट है, तो अब आपको ये तो है नहीं कि भाई आप स्टेट में इधर की तरफ, तो आपको उनमें आपस में उनकी बातें भी होनी चाहिए, उनसे मिलने भी चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें होती रहें भारत में। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक जोनल काउंसिल्स, रीजनल काउंसिल्स बनाई गई। रीजनल काउंसिल्स का मतलब क्या होता है कि ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ, साउथ, ये ऐसे करके 4 काउंसिल्स बनाई गई। तो जो नीचे साउथ के स्टेट्स हैं उनमें साउथ की काउंसिल्स बना दी गई, इधर क्या नॉर्थ के स्टेट्स हैं तो नॉर्थ की काउंसिल बनाई, ईस्ट की स्टेट्स हैं तो ईस्ट की काउंसिल बना दी गई, ठीक है। उसके बाद में इधर वेस्टर्न स्टेट तो वेस्ट की काउंसिल बना दी गई, इधर नॉर्थ के स्टेट्स हैं तो उधर नॉर्थ को मिला के एक काउंसिल बना दी गई। तो अब इन काउंसिल बनाते तो गई, तो इन काउंसिल का मेन उद्देश्य ये था कि जैसे सपोज करो जो नॉर्थ के स्टेट हैं ये आपस में एक साथ बैठे किसी दिन और बैठ के बात करें और अपनी प्रॉब्लम सुलझाएं ताकि बता सकें, ठीक है। तो उसमें इसका जो हेड होता है वो हेड कौन होता है, याद रखना, जो अपने अमित शाह जी होते हैं, जो गृह मंत्री होते हैं, वो इसके हेड करते हैं, ठीक है। अमित शाह जी होते हैं जो वो उनके हेड होते हैं, ठीक है। अब ये आप पूछोगे कि जोनल काउंसिल्स हैं वो किस मतलब किस संविधान संशोधन के तहत बनी या फिर किस एक्ट के तहत बनी, तो ये याद रखना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, उसमें धारा 15 है, उसमें इसके बारे में बताया गया है। तो अगर तुमसे पूछ ली जाए कि रीजनल काउंसिल जो है वो किस एक्ट के तहत बनी है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत बनी है, ठीक है, ये याद रहेगा।
ठीक है। वर्तमान में इसमें 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, ठीक है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत में गृह मंत्री राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री या गृह परिषद अध्यक्ष और संबंधित राज्यों के जो मुख्यमंत्री, यानी कि देखो जो गृह मंत्री हैं वो तो उसके हेड रहेंगे, उसके अलावा कुछ मंत्री भी रह सकते हैं मंत्री परिषद के, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या रहेगा कि भावतापूर्ण एकीकरण प्राप्त क्या बोलते हैं, उसके अलावा जो अन्य जो स्टेट्स रहेंगे, अन्य स्टेट के जो मुख्यमंत्री रहते हैं वो भी इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद केवल चर्चात्मक और पारदर्शी निकाय है। इसका गठन का उद्देश्य भावपूर्ण एकीकरण प्राप्त करना है, तीक्ष्ण राज्य भावना, क्षेत्रवाद, भाषाई और विशेषतावाद के विकास को रोकने में सहायता करना है, ठीक है। कई लोग जो होते हैं ना कि अपने अपने क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक तरीके से कट्टरता आ जाती है, तो ऐसा ना आ पाए, सब मिलकर आपस में पूरा देश बढ़े आगे, तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये जोनल काउंसिल बनाई गई, ठीक है। विभाजन के बाद के प्रभाव को दूर करना ताकि पुनर्गठन, एकीकरण तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया एक साथ चल सके। केंद्र तथा राज्यों को सामाजिक और आर्थिक विषयों पर एक दूसरे की सहायता करना तथा एक समान नीतियों के विकास के लिए विचार और अनुभवों का आदान प्रदान करना तथा विकास योजनाओं में एक दूसरे के सहयोग की तीव्रता लाना, राजनीतिक सम्यता सुनिश्चित करना आदि इन परिषदों के गठन का उद्देश्य है। क्षेत्रीय परिषदों के एवं राज्य संघ राज्य क्षेत्र इस प्रकार है, याद रखना। ये देखो ये 5 की 5 रही, ठीक है। ये 5 की 5 में आपको रखना है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। अब इसमें आप ये पूछोगे कि सर क्या हम सब याद करें? अरे नहीं यार, अपन को क्या है कि इनके नाम याद रखने हैं और नाम में मोटा मोटी याद रखना है कि इनका हेड क्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो जो उत्तरी है, ठीक है, जो ऊपर की तरफ है उसका न्यू दिल्ली में, जो मध्य है उसका है प्रयागराज में, जो दक्षिणी है उसका चेन्नई में है, जो पूर्वी है उसका कोलकाता में है और जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है उसका मुंबई में। ये याद रहेगा आपको। तो फिर क्या हुआ था कि उस समय पे जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम था उसके अंतर्गत कुल 5 क्षेत्रीय परिषद बनाई गई थी। उसके बाद में एक क्षेत्रीय परिषद और 4 बनाई गई थी। उसके बाद में 1971 में एक पूर्वोत्तर परिषद करके एक काउंसिल और जोड़ी गई। उसमें नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स थे, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, इनको भी जोड़ दिया गया, ठीक है। तो इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मैं बताता हूँ आपको क्या आता है। रीजनल काउंसिल किस लिए बनाई गई? ताकि जो बहुत सारे स्टेट्स हैं ये आपस में बैठ सकें, एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम साझा कर सकें। इनका अगर पूछा जाएगा तो इनका हेड कौन होता है, तो वो होते हैं गृह मंत्री होता है, ठीक है। कौन होता है? गृह मंत्री होता है, जैसे कि अभी अमित शाह जी हैं। उसके अलावा अगर पूछी जाए कितनी हैं, तो ये 5 हैं, ठीक है। 5वीं कब बनी? 1971 में बनी। और ये चारों किससे बनी? ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत बनी। तो ये चीज़ें, ये याद रखना है। ये खत्म चैप्टर, ठीक है। उसके बाद अपन आ जाते हैं नागरिकता पे। नागरिकता एक नया चैप्टर है, मैं आपको इसी में आप समझाता हूँ। तो अब जब से हमने भाग 1 पढ़ लिया है, अब भाग 2 के बारे में हम पढ़ेंगे अगर आप चाहते हैं तो एक काम करते हैं, नागरिकता को अपन अगले चैप्टर अगले पार्ट में करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।